हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय अशोक टांक। तो फ्रेंड्स, अपने चैप्टर 10 चल रहा था एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। चैप्टर 10 जैव रसायन, इसका पहला पार्ट हो गया था और इसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम आगे का कार्बोहाइड्रेट का भाग पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने जैव रसायन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार में हमने डिवाइड किया था। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। देखो, पॉलीसेकेराइड क्या होता है। तो मोनोसेकेराइड, या ये पॉलीसेकेराइड नहीं है, यहाँ पर होगा ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड की कई इकाइयाँ मिलकर पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, पॉलीसेकेराइड किसे कहेंगे? मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड की कई इकाइयाँ मिलकर पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती है। अब जिन्हें ये मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड पता नहीं है तो वो पार्ट फर्स्ट जरूर देखें। पार्ट फर्स्ट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हो। तो यदि हम इनका जल अपघटन कराएंगे, पॉलीसेकेराइड को तोड़ेंगे, तो पॉलीसेकेराइड को तोड़ने पर हमारे को क्या प्राप्त होगा? जिससे पॉलीसेकेराइड मिलकर बना हुआ है वही हमारे को इसके जल अपघटन कराने पर प्राप्त होगा। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड से। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर कई सारी मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, यहाँ पर भी ओलिगो है, ओलिगोसेकेराइड के बहुलक, यानी कि मोनोसेकेराइड के जब कई सारी इकाइयाँ मिलेगी, कई सारी मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिलेगी तो उसकी क्या हो जाएगी? बहुलक। या फिर ओलिगोसेकेराइड की कई सारी इकाइयाँ मिलेगी तो उसको भी हम कहेंगे बहुलक। तो मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड के बहुलक जिनका अणुभार बहुत ज़्यादा होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉलीसेकेराइड कहेंगे। 3 परिभाषाएं हैं, ठीक है। जो पॉलीसेकेराइड शर्कराएं होती है या पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है वो कैसा होता है? अक्रिस्टलीय होता है, स्वादहीन होता है और जल के अंदर अविलेय होता है। इनको हम नॉन शुगर भी कहते हैं। जो पॉलीसेकेराइड होगा उसको हम नॉन शुगर भी कहते हैं। इसके उदाहरण तो साधारण पॉलीसेकेराइड के 3 उदाहरण हैं। साधारण पॉलीसेकेराइड में आपके स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज है, और जटिल पॉलीसेकेराइड में पेक्टिन, लिग्निन और हेमिसेलुलोज है। पॉलीसेकेराइड का सामान्य सूत्र क्या है? तो C6H10O5 का होल N। N यहाँ पर क्या है? अज्ञात संख्या है। N की जगह हम कोई भी संख्या लेके जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका होगा? पॉलीसेकेराइड का होगा। रासायनिक रूप से पॉलीसेकेराइड साधारण शर्कराओं के एनहाइड्रस होते हैं। अब पॉलीसेकेराइड पहले बताए कि पॉलीसेकेराइड को तोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? तो पॉलीसेकेराइड को तोड़ने पर वही पदार्थ प्राप्त होगा जिससे ये पॉलीसेकेराइड बना हुआ है। तो पॉलीसेकेराइड को तोड़ने पर हमारे को मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। तो यदि पॉलीसेकेराइड को हम तनु अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमारे को ये पॉलीसेकेराइड अपघटित होकर क्या देंगे? साधारण शर्कराएं देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके जो हमने साधारण पॉलीसेकेराइड के उदाहरण पढ़े थे, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, उनको हम डिटेल से पढ़ते हैं एक एक को। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पेक्टिन, लिग्निन और हेमिसेलुलोज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलोज की। किसकी बात करेंगे? सेलुलोज की, जो साधारण पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है।
सेलुलोज कहाँ पर होता है? तो पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो लकड़ी के अंदर सेलुलोज होता है। जूट, पटसन, रुई आदि में प्रचुर मात्रा में सेलुलोज उपस्थित होता है। सन, पटसन और कपास में, वह नहीं है यहाँ पर, केवल वह। सन, पटसन व कपास में 97 से 99% सेलुलोज होता है। अनाज के भूसे में 20 से 43% सेलुलोज होता है। कपास और रुई शुद्ध सेलुलोज है। कपास या रुई शुद्ध सेलुलोज होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टार्च की। इसे एमाइलम भी कहते हैं। स्टार्च पेड़ पौधों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। पौधे की कोशिकाओं में पौधे में भोजन स्टार्च या मंड के रूप में रहता है। यानी कि पौधे का जो भोजन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो क्या है? ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। ठीक है। तो हमने यही पढ़ा था कि मोनोसेकेराइड मिलकर किसका निर्माण करता है? पॉलीसेकेराइड का निर्माण करता है। तो मोनोसेकेराइड यानी कि ग्लूकोज ये पौधे का भोजन है। अब जब ग्लूकोज इकट्ठा होता है यानी कि जब मोनोसेकेराइड इकट्ठी होगी तो क्या बनेगा? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। ठीक है। तो ग्लूकोज पौधे का भोजन है, यदि ये इकट्ठा होता रहता है तो ये किस में बदल जाता है? स्टार्च या मंड में। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? स्टार्च या मंड में। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, स्टार्च या मंड क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। तो कई सारे मोनोसेकेराइड मिलकर किसका निर्माण करता है? पॉलीसेकेराइड का। आलू, चावल, अनाज, शकरकंद, अखरोट, साबूदाना आदि में प्रचुर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। आलू के अंदर 15 से 20% स्टार्च, गेहूं में 60 से 70% और मक्का में 75 से 80% स्टार्च होता है। नेक्स्ट, साधारण पॉलीसेकेराइड में हमारे पास में ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जंतु कोशिकाओं में संग्रहित भोजन है। सेम ही है। ग्लूकोज जंतुओं का भोजन क्या होगा? ग्लूकोज। जब जंतुओं के अंदर ये ग्लूकोज इकट्ठा होता है तो वो किस में इकट्ठा होता है? ग्लाइकोजन में। और पौधों के अंदर जब ये ग्लूकोज इकट्ठा होता है तो किस में इकट्ठा होता है? स्टार्च में। यानी कि पौधों का संग्रहित भोजन स्टार्च या मंड होता है, जंतुओं का संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन होता है। जंतु कोशिका में ऊतकों, यकृत व मांसपेशियों में यह मुख्य रूप से मिलता है। इसे हम जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च भी कहते हैं। ये यकृत में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। मांसपेशियों के फैलते सिकुड़ते समय ग्लाइकोजन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। निराहार मतलब जब व्रत करते हैं या हम खाना नहीं खाते हैं, भूख के समय, व्रत वाले दिन ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन वापस किस में कन्वर्ट हो सकता है? ग्लूकोज में। मिलकर किससे बना था? ग्लूकोज से। ग्लूकोज इज ए मोनोसेकेराइड और ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड। तो ग्लूकोज से मिलकर क्या बना था? ग्लाइकोजन। लेकिन ग्लाइकोजन वापस किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कब? जब हम निराहार होते हैं या भूख के समय या व्रत वाले दिन। यकृत आवश्यकता के अनुसार ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और इस ग्लूकोज को सीधा रक्त में मिलाया जाता है जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जटिल पॉलीसेकेराइड की। उसमें पहला है हमारे पास में इनुलिन। यह फ्रक्टोज का बहुलक है। मतलब फ्रक्टोज तो मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज जब कई सारा मिलता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? इनुलिन में। तो मोनोसेकेराइड के बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने से क्या बनेगा? पॉलीसेकेराइड। यह फ्रक्टोज का बहुलक है। इनुलिन कंपोजिटी कुल के पौधों, प्याज, लहसुन आदि में पाया जाता है। इनुलिन इनुलिनेज एंजाइम अथवा तनु अम्ल के द्वारा जल अपघटित होकर क्या देगा? फ्रक्टोज। क्योंकि किस से मिलकर बना हुआ है? फ्रक्टोज से। तो इनुलिन टूटेगा तो किस में टूटेगा? फ्रक्टोज में। सरल पॉलीसेकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो एक ही प्रकार की शर्करा से मिलकर बनते हैं। जो हमने सरल पढ़ा था ना अभी, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज, वह एक ही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं।
या एक ही प्रकार की शर्करा से मिलकर बने होते हैं। जटिल पॉलीसेकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें शर्करा के साथ में अन्य अणु भी जुड़े हुए रहते हैं। साधारण पॉलीसेकेराइड में हमने स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज पढ़ा, और इनुलिन भी इसी में है। अब हम पढ़ेंगे पेक्टिन, लिग्निन और हेमीसेलुलोज। ये किसके उदाहरण है? जटिल पॉलीसेकेराइड के। इन तीनों के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, हेमीसेलुलोज, सबसे पहले हम बात करते हैं हेमीसेलुलोज की। ये पौधों की कोशिका भित्ति में लिग्निन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा है लिग्निन, ये पौधों के रेशेदार भाग में पाया जाता है और किसके साथ में जुड़ा होता है? सेलुलोज के साथ में। पेक्टिन, ये फलों में पाया जाता है और फलों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। फलों से जैम, ये यहाँ पर जैम लिखा हुआ है, फलों से जैम व जेली बनाने के लिए पेक्टिन एक मुख्य घटक है। ठीक है, पेक्टिन होगा तभी हम फल का जैम और जेली बना सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य, तो कार्बोहाइड्रेट क्यों इम्पोर्टेंट है या हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखो, इसके निम्न कार्य। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट पौधों के कंकाल का निर्माण करता है, क्योंकि पौधों की जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज की बनी हुई है। सेलुलोज एक सरल पॉलीसेकेराइड है। पौधों के भोजन के रूप में पौधे के अंदर भोजन ग्लूकोज होता है। ठीक है, और यदि ग्लूकोज अधिक मात्रा में है तो ग्लूकोज किस में जमा हो जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। पौधों के अंदर स्टार्च या मंड के रूप में। पौधों के अंदर ग्लूकोज स्टार्च या मंड के रूप में, और जंतुओं के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में। श्वसन का प्राथमिक क्रियाधार, यानी कि जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है, तो श्वसन की क्रिया में किसका अपघटन होता है? ग्लूकोज का। प्राथमिक तो यानी कि सबसे पहले तो ग्लूकोज का ही अपघटन होता है। जब ग्लूकोज उपस्थित नहीं होता है तब प्रोटीन और वसा का अपघटन होता है। लेकिन जहाँ तक ग्लूकोज प्रेजेंट है वहाँ तक श्वसन के अंदर ग्लूकोज का ही अपघटन होता है, और ग्लूकोज के अपघटन से हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।